औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मोमिन मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप खुश होंगे। आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम साल अव्वल उर्दू की नई बुक के मुताबिक लेक्चर्स का सिलसिला कर रहे हैं और इस हवाले से हमारा आज का मौजू है आपकी किताब का सबक नंबर 9, दहलीज। दहलीज दरअसल एक टीवी प्ले है जो टेलीविजन पे ड्रामा चला था, ड्रामा कह लें, अमजद इस्लाम अमजद साहब का लिखा। मुझे याद है मैं बहुत छोटा बच्चा था जब टीवी पर ये प्ले चला करता था। उस वक्त सिर्फ पीटीवी होता था, बाकी चैनल्स तो थे नहीं, प्राइवेट चैनल्स। तो ये एक दहलीज ड्रामा था। इस तरह से एक ड्रामा जंगल हुआ करता था, एक इंग्लिश मूवी नाइट राइडर हुआ करती थी। तो सब लोग अपने काम छोड़ छाड़ कर 8 बजे टीवी के आगे बैठ जाया करते थे ये ड्रामे देखने के लिए। अगरचे ये अलग बात है, टेलीविजन सेट भी बहुत कम होते थे। यह एक बात समझ लीजिए कि ड्रामे भी दो तरह के थे। एक ड्रामा होता है सिर्फ लिखने के लिए और एक ड्रामा होता है जिसे टीवी पर चलाना हो, परफॉर्मिंग आर्ट। तो जो टीवी पे ड्रामा चलना होगा वो और तरह से लिखा जाए और जिसको सिर्फ किताबी शक्ल में लिखना हो वो ड्रामा और तरह का होगा। तो ये ड्रामा है और ये टीवी ड्रामा है, ये एक बात ज़हन में रखिए। जिस तरह हमेशा से पहले एक तस्वीरी तारुफ होता है तो तस्वीरी तारुफ देख लेते हैं। ये है जी अमजद इस्लाम अमजद साहब, एक बड़े राइटर, मोहतरम राइटर, बड़ा नाम, शायर है, अदीब है, नक्काद है। लेकिन जो इनकी वजह शोहरत है वो बहरहाल इनके टीवी ड्रामे ही है। मेरी जाती तौर पर इनसे नियाजमंदी रही, बहुत कुछ इनसे सीखा, इनसे हासिल किया। अभी हाल ही में इनका इंतकाल हुआ है, अल्लाह इनको गनी की रहमत फरमाए, आमीन। एक बड़ा नाम जो इंसानी नफ्सियात को समझते हैं और इनके ड्रामे भी इंसानी नफ्सियात के हवाले से ही होते हैं। और आज हम जिस ड्रामे की बात करें दहलीज, आप ये देख रहे हैं टेलीविजन का पे जब ड्रामा चला करता था तो मैंने वहां से ये लिया है दहलीज। ये आप सामने खालदा रियासत साहिबा को देख सकती हैं, बड़ी अदाकारा थी, पीछे आसिफ रजा मीर साहब है। तो ये टीवी प्ले ड्रामा दहलीज, ये खालदा रियासत आसिफ रजा मीर ये बहन भाई बने हुए ड्रामे में। ये इन्होंने सईदा का किरदार अदा किया था, खालदा रियासत ने, और साथ उनके भाई ने। ये क्या था जी ड्रामा? बुनियादी तौर पर दहलीज ये दो खानदानों की कहानी। एक खानदान जरा अमीर हो जाता है और आपको पता है अमीर दो नंबरियों से होते हैं, प्रॉपर्टी का कारोबार, जायज नाजायज सारा, प्लाजे श्लाजे, तो उनके पास पैसे ज्यादा आ जाते हैं। अहमद अली का खानदान अमीर है जो प्रॉपर्टीज और धंधों में इस तरह के मुलव्वस है। दूसरा खानदान है फकीर हुसैन का जो सादा है, सीधे लोग। अब जो अमीर कजन है, कजन है आपस में रिश्तेदार है, उसकी ख्वाहिश है कि प्रॉपर्टी हथिया ली जाए, खरीद ली जाए फकीर हुसैन से और इसको अपने प्लाजे में शामिल कर दिया और उसमें एक सिनेमा हाउस बना दिया जाए। लेकिन फकीर हुसैन वो प्रॉपर्टी बेचने को तैयार नहीं है, उनकी अबाइद है। तो पूरे ड्रामे में कश्मकश चल रही है, वो हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहा है प्लाजा बनाने के लिए, लेकिन फकीर हुसैन एग्री नहीं करता। फकीर हुसैन की बेटी सईदा और जो अमीर खानदान है उनका बेटा वो आपस में एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लेकिन आखिर में वो एक नहीं हो सकते। ये तो एक मुख्तसर सा तारुफ था, ये आप देख रही हैं सईदा और उनके भाई का। जी इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको ड्रामे का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए कि असल कहानी का, जैसे कहते हैं बोन ऑफ कंटेंशन, कि वो जायदाद है जो एक अमीर कजन हथियाना चाह रहा है और दूसरा कजन उसको देने को तैयार नहीं है। तो आइए पहले ड्रामे का छोटा सा क्लिप देखते हैं। बातें बंद करो और बैठो दोनों, मेरी बात जरा गौर से मुझे तुम दोनों से एक मशवरा करना है। जी मेरा ख्याल में अबू आप मुझे अकेले से ही मशवरा कर लें, क्योंकि एक तो औरतें वैसे ही अकल से पैदल होती हैं और उस पर माशाल्लाह हमारी सिस्टर तो बिल्कुल ही पैदल हैं। पागल, जरा स्टैंड अप ऑन द बेंच, स्टैंड अप। हाँ
वो उस दिन हवाई जहाज को एडिसन की इजाद कौन बता रहा था रकम में? तो क्या हुआ? एडिसन की और बहुत सी इजाद है, जहाज के ना होने से क्या फर्क पड़ता है? बेशरम, शर्म नहीं आती अब? तेरी बड़ी मेहरबानी। अच्छा अच्छा अच्छा, बस ये बच्चों की तरह लड़ना, हर वक्त लड़ते रहते हो। सुनो गौर पे, देखो मैंने फैसला किया है कि अब इस मकान को फरोख्त कर दिया जाए। क्या? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है भाई? देखो ना, प्रोविडेंट फंड और इस मकान को बेचकर जो रकम मिलेगी उसको मिलाकर उससे कोई कारोबार करेंगे। लेकिन अबू, जो कुछ उन लोगों ने हमारे साथ किया है उसके... नहीं, अक्सर तुम गलत समझते हो। अहमद अली के हाथ पर ये मैं मकान किसी कीमत पर नहीं फरोख्त करूंगा। जब आपने ये मकान बेचना है तो अहमद से चाहते? नहीं बेटी नहीं, अहमद ने इस मकान की नहीं मेरी कीमत लगाई थी, अपने और मेरे रिश्ते को नीलाम किया था। देखो बेटी, मैं इंसान हूं, कोई बिकाऊ माल नहीं हूं। ये एक सीनियर अदाकार कबीर खान थे जिन्होंने फकीर हुसैन का किरदार किया। तो आपने देखा कि अहमद अली मकान खरीदना चाहते थे, फकीर हुसैन ने उनको नहीं बेचा। क्यों नहीं बेचा? आपने सुन लिया कि उन्होंने, वो कहते हैं मकान की नहीं मेरी। तो उम्मीद है कहानी कुछ ना कुछ आपको समझ आ गई होगी। तो इस मुख्तसर से तारुफ के बाद अब हम बाकायदा सबक की रीडिंग की तरफ आते हैं ताकि आपको बात समझ आए। सबसे पहले तारुफी देखते हैं। अमजद इस्लाम अमजद साहब का नाम अमजद इस्लाम है, तो उसी अमजद को तखल्लुस भी इन्होंने बना लिया, तो ये उनका अदबी नाम बन गया अमजद इस्लाम। अमजद पैदाइश भी लाहौर की है, सारी जिंदगी लाहौर रहे, तालीम भी इनकी लाहौर की है। MA कॉलेज लाहौर से मुलाजमत का आगाज किया, पहले लेक्चर बढ़ते हुए और फिर तरक्की करते हुए एसोसिएट प्रोफेसर बने। ये डायरेक्टर चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स भी रहे लाहौर में, और इसी तरह डायरेक्टर जनरल उर्दू साइंस बोर्ड भी रहे अमजद इस्लाम अमजद साहब। इनकी अदबी हैसियत की बात करें तो ये शायर भी हैं, ये गीत निगार भी हैं, इन्होंने गीत भी लिखे, ड्रामा नवीस भी हैं, सफरनामा निगार भी हैं, नक्काद इसको क्रिटिक कहते हैं, कालिम निगार भी हैं, मुतरजम भी है। लेकिन जो इनकी वजह शोहरत बनी वो टेलीविजन ड्रामा नवीस की हैसियत से बनी। वारिस, अपने लोग, दहलीज, ये इनके वो ड्रामे हैं जिनको आवाम में बहुत ज्यादा पजीराई हासिल। एजाजात की बात करें तो जो आपकी किताब में बताया गया, तमगा हुस्न कारकर्दगी मिला इनको 1987 में, सतारे इम्तियाज मिला 1988 में, और 2023 में जो इनकी जिंदगी का आखिरी साल साबित हुआ पिछला, हिलाल इम्तियाज मिला। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले साल ही 2023 में जब इनका इंतकाल हुआ, इनको तुर्की का भी एक बड़ा इनाम दिया गया था। ये तुर्की गए थे और तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इनको तुर्की का सबसे बड़ा अदबी इनाम पेश किया था, जिसका जिक्र आपकी किताब में नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं। अहम तसनीफात की बात करें, इनकी बुक्स जो है, बारिश की आवाज, शाम सराय, इतने ख्वाब कहाँ रखूं, सातों दर, बरज़िख जो दरअसल शेरी मजमूआ है, और इनके जो मशहूर ड्रामे वारिस, दहलीज, समंदर, गर्दिश, दिन, रात और वक्त, ये आपके मशहूर टीवी ड्रामे हैं। शुरू में किरदारों का तारुफ दिया गया है दहलीज ड्रामे के। तो सबसे पहला किरदार अहमद अली, जो मैंने भी आपको बताया, ये कारोबारी शख्स है जो शहर में एक बड़े नए प्लाजा तामीर करने का मंसूबा बना रहा है, जो यकीनन एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट था। नक्शा नवीस रहमान मशवरा देता है कि प्लाजे के साथ एक मकान है, अगर वो शामिल कर लिया जाए तो प्लाजा बड़ा बन सकता है और एक सिनेमा हॉल भी तामीर हो सकता है। वो मकान अहमद अली के रिश्ते के भाई यानी कजन फकीर हुसैन, तो अहमद अली चाहता है वो मकान लेना, लेकिन फकीर हुसैन इनकार कर देते हैं उसको मकान बेचने में। वजह क्या है, अभी आपने खुद उसी ड्रामे के क्लिप में सुना।
अहमद अली फकीर हुसैन को मुख्तलिफ फिलो बानों से मकान बेचने पर राजी करने की कोशिश करता है, उससे बेहतर मुतबादल मकान का लालच देता है कि नहीं आप ये दे दो, उसके बदले और मकान दे दूंगा। लेकिन ज़ाहिर उनका भाई मकान है, वो नहीं बेचना चाहता। लेकिन फकीर हुसैन राजी नहीं है। अहमद अली का बेटा आबिद है, वो भी जबरदस्ती दोस्त धमकी से मकान हासिल करने की कोशिश करता है, लेकिन बहरहाल वो नाकाम रहते हैं। तो ये एक घराना तो हो गया अहमद अली का। दूसरा घराना, जो दो घरानों में ये कहानी चलती है, दूसरा घराना फकीर हुसैन का है। उसका बेटे का नाम अख्तर है और बेटी का नाम सईदा है, जो भी आपने वीडियो क्लिप में देखा। ये फकीर हुसैन भी, उनका बेटा बेटी भी आबिद के नाजायज अरबों से हमेशा तंग रहते हैं। अख्तर का एक दोस्त रफीक भी है, जो बज़ाहिर बुरा शख्स है, जुराइम पेशा है, दिल का बुरा नहीं है। वो अख्तर की मदद करता है किस मामले में, कि जमीन ना हथियाई जा सके। इसमें एक जागीरदार जहांगीर का किरदार भी है, जो अपनी जमीन को नाजायज मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। और दरअसल वो जो बड़ा जागीरदार जहांगीर है, रफीक उसी के पास काम करता है। लेकिन रफीक जाती तौर पर अच्छा इंसान है और अख्तर का दोस्त भी। आखिर कुदरत इंतकाम लेती है और जहांगीर की हवेली को आग लग जाती है, जिससे वो जल के मर जाता है। तो जो जहांगीर का कारिंदा था रफीक, वो बुरे काम छोड़ देता है, बुरे कामों से तौबा, ठीक है जी। और वो अख्तर का दोस्त भी है। वो क्योंकि बुरे कामों से तौबा कर लेता है, तो फकीर हुसैन की बेटी सईदा उसको पसंद करने लगती है। यही ड्रामे का क्लाइमेक्स है। अहमद अली फकीर हुसैन के घरानों के दरमियान कशमकश जारी है। अहमद अली बीमार होता है तो फकीर हुसैन बड़े खलूस के साथ उसकी तीमारदारी करता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि आखिरकार उन दोनों खानदानों के दरमियान रंजिशें खत्म हो जाती हैं, नफरतें खत्म हो जाती हैं, ताल्लुकात बहाल हो जाते हैं। अहमद अली का एक बेटा खालिद भी है, जो नेक फितरत है, और वो फकीर हुसैन की बेटी सईदा में दिलचस्पी लेता है, इंटरेस्टेड है उसके अंदर। सईदा भी उसे पसंद। तो ड्रामे में लगता तो ये है कि एंड पे होगा ये, कहते हैं हैप्पी एंडिंग किस तरह से होगी कि सईदा की और अख्तर की, सईदा की और जो उसका बेटा है उसकी आपस में शादी हो जाएगी, जो अहमद अली का बेटा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आखिर में जो सईदा है वो रफीक के बातनी किरदार से मुतासिर हो जाती है, जो बज़ाहिर जराइम पेशा है लेकिन दिल का अच्छा, और बाद में जराइम से तौबा भी कर लेता है और फैसला करती है कि वो रफीक के साथ शादी करेगी। ये एक ओवरऑल समराइज किया गया। ये किताब में जो इस ड्रामे में जो डिफरेंट किरदार हैं, वो फकीर हुसैन है, अख्तर हुसैन, फकीर हुसैन बाप है, अख्तर उसका बेटा, सईदा उसकी बेटी, अहमद अली है, ठीक है जी, खालिद उसका बेटा है, नीलम है, आबिद है, रफीक है, वो जो बुरा शख्स है लेकिन बाद में अच्छा बन जाता है, सलामत है जो उसका मुलाजिम है, जीला भी मुलाजिम है, चपरासी है, रहमान है चौकीदार, और चंद बदमाश दिखाए जाते हैं इस ड्रामे के अंदर। इस ड्रामे में मुख्तलिफ सीन है। आपकी किताब में सीन नंबर 14 और 15 शामिल है आपके निसाब के अंदर। तो अब हम बढ़ते हैं सीन नंबर 14 की तरफ। पहले आपको जनरल तारुफ कराया, फिर किरदारों का तारुफ कराया, और अब हम बाकायदा सीन की तरफ आते हैं। शुरू कहां से होते हैं जी? रफीक का डेरा। रफीक कौन? जो जहांगीर, जो एक बड़ा टेरर है उसका बंदा है, कारिंदा है, लेकिन दिल का अच्छा आदमी है। जब जहांगीर मर जाता है तो वो रफीक भी जराइम से तौबा करता है। ये फकीर हुसैन के बेटे का दोस्त भी, अख्तर का दोस्त भी है। तो शुरू कहां से होता है जी? रफीक का डेरा है। सईदा और अख्तर कदरे एक्साइटेड, यानी बड़े पुरजोश अंदाज में आते हैं खबर देने के लिए। लेकिन आगे देखते हैं तो डेरा खाली है, चारों तरफ देखते हैं। अख्तर आवाज देता है, रफीक साहब। सईदा, कहाँ गया वो? रफीक साहब, रफीक साहब। बेचारी से चारों तरफ देखती है, यानी वो खबर सुनाने आए हैं रफीक को। मैंने कहा भी था कि, यानी बताना ही चाहती है, मैंने कहा भी था कि पहले कंफर्म कर लें कि एकदम अंदरूनी दरवाजा खुलते हुए देखकर रुक जाती। रफीक दरवाजे में खामोश खड़ा है, उसके पीछे सलामत। सलामत कौन है? रफीक का मुलाजिम। अख्तर उनकी तरफ बढ़ता है। अख्तर इत्मीनान का सांस लेते हुए, ओहो
हम तो घबरा ही गए थे। क्या घबरा गए थे? कि तुम घर नहीं हो। सलामत आगे आते हुए, अस्सलाम वालेकुम बाजी, बीबी, बाजी जी क्या हाल है? यार बाबू, यानी वो अख्तर को बाबू कह रहा है और उसकी बहन को जो सईदा है उसको बाजी कह रहा है। अख्तर तुम्हारी दुआ है सलामत, आपके लिए एक खुशखबरी है रफीक साहब। यानी सलामत को जवाब तो दे रहा है लेकिन असल में रफीक को वो खबर सुनाने। सईदा बच्चों की तरह जल्दी से बात करती, खवातीन से सब्र नहीं होता ना, तो जल्दी जल्दी बात करती। सरदार जहांगीर जलकर मर गया, यानी वो अपनी तरफ से बड़ी खबर सुना रही है सईदा, क्योंकि एक बुरा इंसान था, मर गया। तो रफीक इस बात में सर हिलाता है, यानी जस्ट ये सर हिलाना इस तरह शो करता है, इससे पता चलता है कि उसको पहले से पता था। यानी अख्तर सईदा तो अपने तौर पे नई खबर देने आए हैं, लेकिन वो पहले से जा। सीधा हैरत से, आपको पता लग गया है? रफीक, जी हाँ, आपने मुझे उससे दूर रहने को कहा था, गाफिल रहने को तो नहीं। अब देखिए इस डायलॉग से पता चलता है कि अख्तर और सईदा चाहते थे कि वो रफीक जो है वो दूर रहे सरदार जहांगीर से, और अख्तर सईदा के समझाने पर उसने बुरे कामों से, रफीक ने बुरे कामों से तौबा कर ली थी और जहांगीर को छोड़ दिया था, जहांगीर की जॉब से अलग हो गया था। सब खुशखबरी सुनाने आए हैं कि वो जल के मर गए। तो आगे रफीक अब कहते हैं कि आपने मुझे कहा था दूर रहो, तो मैं दूर रहा, लेकिन गाफिल तो नहीं रहा, पता तो रखना पड़ता है ना बंदे का। सईदा लाजवाब सी होकर खाम खा मुस्कुरा देती। जब बंदे के पास कोई जवाब ना हो ना, तो एक बड़ी नेचुरल इंसानी नफ्सियात है, इंसान मुस्कुरा देता है, यानी जब वो उसके पास जवाब ना हो या जवाब बन ना पाए। रफीक एक धागे को उंगलियों में बार बार लपेटते और खोलते हुए बोलते, लेकिन दरवाजा धागा लपेटना खोलना यानी एक इजहार है, ये एक साइन होता है कि वो उलझा हुआ है, उसके अंदर कोई उलझन चल रही है, उसके कोई जाहिर बातन में कश्मकश चल रही है। बैठे ना आप। अख्तर, नहीं रफीक साहब, हम दरअसल यही बताने, लेकिन वो रफीक साहब क्या दिल से इज्जत कर रहा है। हालांकि वो बंदा पहले बुरा था और उसका माजी भी बुरा है, वो क्रिमिनल माइंडेड था, लेकिन अब वो बुरे काम छोड़ चुका था, उस सरदार जहांगीर को भी छोड़ चुका था जिसके कहने पे बुरे काम। सब इज्जत से रफीक साहब, सलामत लो जी, ये कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आप बताएं बाजी जी, पेड़ों की लस्सी पेश करूं? पेड़े किसके? मक्खन के पेड़। तो एक मेहमान नवाजी का तकाजा होता है ना, तो मेहमान आए, कुछ सर्व किया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है। सीधा हैरत से, क्या यानी सईदा को पता ही नहीं है कि पेड़ों की लस्सी क्या होती है? शहर के लोग क्या जानते? हम तो जी, मुझे तो लस्सी बड़ी पसंद है, और मेरे ख्याल में ये वाहिद हलाल नशा आप इसको कह सकते हैं, नींद बड़ी आती है इसके बाद। मगर क्योंकि सईदा शहर की लड़की है, उसे नहीं पता लस्सी, तो सलामत हाथों से लस्सी का स्टाइल बनाता है, ये यूं करके इस तरह, वो गोल गोल पेड़े होते हैं और वो गिलास में डालते हैं और करते हैं, और लस्सी यानी यूं हाथों के इशारे से समझाते हैं। हाथों से लस्सी का स्टाइल बनाते हुए, पेड़ों की लस्सी, पेड़े नहीं पता आपको? सादिया नफी में सर हिलाती है, यानी उसको वाकई नहीं पता पेड़े क्या होते हैं। वो जो होते हैं खोए के गोल गोल, दूध या दही में डाल के बनाते हैं उनको, बड़ी आला नस्ल की चीज है, बड़ी नींद आती है इसके बाद। अख्तर हंसते हुए, यार सलामत, तुझे तो हर वक्त कुछ ना कुछ खाने की पड़ी रहती, ज़ाहिर मेहमानों के लिए जब लाएगा खुद भी खाएगा। सलामत, तो मत बोलो बीच में, मैं बाजी से पूछ रहा हूं, तुम ऐसे ही खाम खा। यानी वो लस्सी की ऑफर तो दरअसल सईदा को करा था ना, तो अख्तर अंदर बोला, तो कहता है मैं आपको नहीं पूछ रहा, मैं एक हमारे माशरे में ये है कि खवातीन को का एहतराम किया जाता है, तो वो एहतराम कर सकते। सईदा, नहीं सलामत भाई, शुक्रिया, अब हम चलेंगे। और फिर रफीक की तरफ देख के कहते हैं इशारा से रफीक से, आप आइए ना किसी वक्त, अबू भी पूछ रहे थे आप। देखिए इसका मतलब है सईदा दिल से पसंद करने लगी है रफीक को। नाम अबू का भी ले रही है कि अबू भी पूछ रहे थे। क्यों पूछ रहे थे?
कि वो बुरे वक्त में काम आया। वो कहते हैं इंसान में बुरा वक्त आए ना, किसी बदमाश का सामना हो, तो फिर शरीफ आदमियों का काम नहीं होता, शरीफ आदमी आके काम नहीं आ सकते। तो कुछ ऐसी सूरत यहाँ भी थी कि रफीक उनके काम आया था। तो अब सादिया उसको घर आने की दावत दे रही है और साथ अबू का नाम भी। रफीक आजुर्दगी से मुस्कुराते, आजुर्दगी कहते हैं अफसुर्दगी से, अफसोस से, दुख से। उन्हें मेरा सलाम कहिएगा, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह जरूर हासिल हो सकता है उस वक्त तक उन्हें मेरा नाम भी भूल चुका, उस वक्त तक। यानी इससे जाहिर हो रहा है कि ये मुमकिन नहीं है कि कोई मुस्तकबिल करीब में रफीक। सादिया क्या क्या मतलब, यानी वो भी नहीं समझ पा रही कि ये क्या मतलब कि कभी होगा, तो वो समझ नहीं पा रही बात। इससे पहले कि रफीक वजाहत करे, उसका मुलाजिम सलामत बोल पड़ता है, गिले के अंदर, गिला शिकवा करना। आप ही समझाए बाजी, मेरी तो आंदरें जवाब दे गई है बहस कर। आंदरें आते जो हमारे अंदर में, मतलब वो कह रहा है कि मैंने इनको बहुत समझाया है लेकिन इनको मेरी बात समझ नहीं आ रही। और रफीक ने फैसला क्या किया है, उस्ताद खुद को पुलिस के हवाले कर। यानी रफीक जराइम से तो तौबा कर चुका था, छोड़ चुका था जराइम की दुनिया, लेकिन उसने फैसला किया वो अपने आप को कानून के हवाले करेगा और अब तक जो जराइम किए उनकी सजा। सो अब रफीक तो जेल जाना चाहता। तो जब सादिया ने कहा ना सईदा ने कि आप हमारे घर आए, तो वो तो जेल जाना चाह रहे हैं। तो उसका कहने का मतलब ये था जेल जाऊंगा, कैद होगी, फिर जब जेल से छूटूं पता नहीं कितने साल लगे और कितने साल गुजर जाए तो फिर शायद मैं आ सकूं। तो उसने इसलिए कहा कि शायद उस वक्त आपकी वालिद को मेरा नाम भी है। अख्तर सईदा ने दोनों हैरत से, क्या दोनों की यकीन नहीं आता, ना अख्तर को इस बात पे यकीन आ रहा है ना सईदा को यकीन आ रहा है कि क्या सलामत सामने खड़े हैं, पूछ ले आप। ये बताया तो सलामत ने था ना, और ज़ाहिर रफीक मौजूद है। रफीक इस बात को इंडोर्स कर रहा है, यानी तायद कर रहा है कि वाकई ऐसा ही है। रफीक, हाँ अख्तर, सरदार जहांगीर की मौत के बाद अब मेरा इस डेरे को चलाने का कोई जवाज नहीं। यानी पहले जहांगीर के लिए काम करता था, फिर जराइम की दुनिया छोड़ दी और अब जहांगीर भी मर गया, तो अब वो चाह रहा है कि अपने आप को कानून के हवाले कर दे और उसे जो भी कानून सजा दे वो भुगतने को तैयार। अख्तर, आप छोड़ दें इसे, कोई अच्छा काम करे। यानी अख्तर उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि आप जेल ना जाए, बस ठीक है आपने तौबा कर ली, अच्छे कामों की तरफ आ जाए, अच्छे शरीफ शहरी बन जाए। रफीक, करूंगा मगर बाहर आकर क्या मतलब, जेल से बाहर आकर। यानी पहले मैंने अब तक जो जराइम किए हैं पहले मैं उनकी सजा काटूंगा और सजा काट के जब बाहर आऊंगा तो फिर मैं अच्छे काम। सलामत जिसका मुलाजिम है रफीक का, फिर वही बात अख्तर को मुखातिब करते हुए, देखो यार बाबू, अब जब हम ये सारे गलत किस्म के काम छोड़ रहे हैं, शरीफ शहरी बनने का इरादा कर रहे हैं, तो क्या ये काफी नहीं? अख्तर इस बात में सर हिलाता है, यानी हाँ की शक्ल में। तो समझो फिर उनको, यानी सलामत चाह रहा है कि अख्तर रफीक को कायल करे इस बात पर कि वो अपने आप को पुलिस के हवाले करने का इरादा तर्क कर दे, यानी अपना फैसला बदल दे। लेकिन इससे पहले कि अख्तर रफीक को कुछ कहता, रफीक खुद बोल पड़ता है, ये बात नहीं है इस्लाम में। यानी सलामत को इस्लाम में कह रहा है, शरीफ आदमी बनने के लिए मुझे वो सारे बोझ अपनी गर्दन से उतारने होंगे जो मैंने इन 12 सालों में जमा किए। वो गुनाहों का जो सर पे बोझ है, सारे जराइम और गैर कानूनी काम जो मैं करता रहा हूं, इनका कफारा अदा किए बगैर, कफारा इंसलाब, इनका कफारा अदा किए बगैर मुझे इन लोगों के साथ, अख्तर और सईदा की तरफ इशारा करता है, सईदा चौंक कर उसकी तरफ देखती है, खड़े होने का कोई हक नहीं।
मैं खड़ा हो ही नहीं सकता। यानी ये तो मुआशरे के एक मोजस शहरी है ना, अख्तर और सईदा, तो कहते जी अगर मैं इनके साथ खड़ा होना चाहता हूं, यानी मैं भी इनकी तरह शरीफ शहरी बनना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले मैं अपने जराइम की सजा भुगतूं, ताकि जब वापस आऊं तो मैं भी इनके साथ खड़ा हो सकूं, और इनको शर्म महसूस ना हो मेरा तारुफ कराते वक्त। अभी तक तो उसके तारुफ है ना कि जराइम पेशा, ठीक है जी। तो वो चाह रहा है कि पहले अपने जो उसने जुर्म किए हैं, गुनाह किए हैं, उनकी सजा भुगत ले, ताकि बाद में वो भी एक मोजस शहरी बन सके और अख्तर और सईदा के साथ खड़ा हो सके। आप बात को समझें, दरअसल वो भी अख्तर को तो नाम ही ले रहा है, वो भी सईदा को दिल से चाहता है, और वो चाहता है कि मैं इस तरह बन जाऊं कि सईदा के लिए और बाकी मुआशरे के लिए काबिल कबूल हो जाए। सलामत, पर वो काम तुमने अपनी खुशी से तो नहीं किए थे ना, यानी बहुत से काम मजबूरियां भी करवाती हैं। सलामत उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। रफीक जोर देते हुए, किए तो थे ना, कानून तो तोड़ा था ना, यानी शौक से किए थे या मजबूरी से किए तो थे ना। जब जुर्म हो जाए तो फिर उसकी सलाह तो होती है। तो यानी सलामत कायल करने की कोशिश कर रहा है रफीक को, लेकिन रफीक कायल नहीं है। नुकसान तो पहुंचा है ना लोगों को मेरी वजह से, ये रफीक क्या है। सलामत, वो तो ठीक है, पर इंसाफ भी कोई चीज होती है। रफीक, इंसाफ ही के लिए तो मैं ये सब कर रहा हूं सलामत, यानी इंसाफ का तकाजा ये है कि मैंने गुनाह किया है तो उसकी मुझे सजा मिलनी चाहिए। अब ये बहस सुन रहे हैं सईदा और अख्तर, और गुफ्तगू हो रही है रफीक और उसके मुलाजम और करीबी दोस्त। ज़हन में रखिए, सलामत या सलामा जिसको कह रहा है उसने मुलाजिम नहीं है, उसका करीबी साथी भी है, दुख सुख का साथी भी है। अब अख्तर कहता है मगर उस्ताद सलामत भी ठीक कह रहा है, 12 साल में जो तुम पर गुजरी है ये कम सजा तो नहीं। अख्तर भी कन्विंस करना चाह रहे हैं उसको कि तुमने 12 साल, तुमने खुद भी तो अजियत काटी है, तो ये सजा तो भुगत चुके हो। रफीक, नहीं अख्तर बाबू नहीं, और सईदा की तरफ देखता है, मैं ठीक कह रहा हूं ना सईदा बीबी, यानी दरअसल उसका मुखातिब सईदा बीबी ही है। सईदा परेशानी में, हाँ रफीक साहब, फिर उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या जवाब, लेकिन बहरहाल वो रफीक की बात की तायद करती है। अख्तर एहतजाज आमेज अंदाज में, ये क्या कह रही हो? सईदा कोई जवाब नहीं देती। यानी अख्तर भी यही चाहता है कि रफीक अपने आप को कानून के हवाले ना करे, गिरफ्तारी ना दे। सलामत भी यही चाहता है, लेकिन सईदा जो है वो तायद कर रही है रफीक के मौकफ की, और रफीक भी यही चाहता था कि सईदा उसके मौकफ की तायद करे, क्योंकि दिल से शायद कहीं वो उसको पसंद करे, बल्कि दोनों एक दूसरे को पसंद करें। रफीक, जमीर पर बोझ लेकर आजाद रहने से चंद साल की जेल काट लेना बुरा सौदा नहीं है। अख्तर जाते जाते रुकता है, यानी गोया के वो जा रहा है गिरफ्तारी दे, तो फिर तुम भी किसी झिझक के बगैर मुझे अपना दोस्त कह सकोगे, कहोगे ना? अख्तर इस बात पे सही, यानी वो रफीक कहता है जब मैं सजा भुगत के वापस आऊंगा अपने जराइम की, तो फिर तुम मुझे दोस्त कह सकोगे ना, शर्मिंदा तो नहीं होगे। अब बात समझे, कह वो अख्तर से रहा है, सुनवा वो सईदा ही, यानी कि मैं अपने जराइम की तलाफी कर, और अच्छा सईदा बीबी खुदा, और सईदा भी कहती है खुदा। सलामत बेचैनी से आगे आते हुए, कमाल करते हो यार उस्ताद जी, तुम्हारा क्या ख्याल है? हमारा कोई जमीर नहीं, हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं। अगर तुमने जेल की दाल रोटी खाने का फैसला कर ही लिया है
तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। इंसानियत भी कोई चीज होती। दोनों जाते हैं। रफीक चंद लम्हे में रुक कर सईदा की तरफ देखते, यानी उसने तो फैसला कर ही लिया था रफीक ने गिरफ्तारी देने का, लेकिन क्योंकि सलामत उसके साथ था तो वो कहते हैं ना, हमारी आना जन्नत हमारी आना दोज़ख, अगर तुम गिरफ्तारी दे रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ही गिरफ्तारी दूंगा कि जब अच्छा वक्त इकट्ठा काटा है तो जेल में भी वक्त इकट्ठा ही काटेंगे। और जाते जाते वो सईदा की तरफ देखता है। सईदा की तरफ देखने का मतलब क्या है? वो ये देख रहा है कि क्या सईदा के दिल में मेरी जगह बनी है, और हकीकत ये है कि सईदा के दिल में उसकी जगह बन चुकी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सीन नंबर 14 खत्म होता है और हम वीडियो भी यहाँ पे खत्म करते हैं। अगला सीन नंबर 15 हम दूसरी वीडियो में देखेंगे और वापस आते हैं सीन नंबर 15 की तरफ। सीन नंबर 15 का आगाज ये होता है कि अहमद अली का घर है और वो अभी आपको बताया अहमद अली बीमार था, वो सेहतमंद हो चुका है। तो अहमद अली के घर के सारे अफराद मौजूद हैं। फकीर हुसैन के घर के सारे अफराद मौजूद हैं। एक तरह की सेहत का जश्न मना रहे हैं। अहमद अली का घर, अहमद अली आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। सब लोग उसकी तरफ खुश नजरों से देख रहे हैं, यानी एक जश्न मनाया जा रहा है अहमद अली की सेहतयाबी का। फकीर हुसैन जरा आहिस्ता, डॉक्टर साहब ने 50 कदम चलने को कहा था, ये नहीं कहा था कि तेज गाम की तरह चलना है। तेज गाम पाकिस्तान की ट्रेन है जो बहुत तेज चलती है, तो मजाक से बात कर रहे हैं कि ठीक है चलो, अच्छी बात है तुम चलो, लेकिन आहिस्ता चलो। इस बात पर सब हंसते हैं, सब कहके लगाते हैं, यानी ये खुशी का माहौल बना हुआ है घर में। अहमद अली कहते जी आज मैं इतना खुश हूं, जी चाहता है कि सारी दुनिया में घूम जाए। यानी आप मरीज आप समझ सकते हैं, जो बेड पर पड़ा रहा हो और वो उठ के चल रहा हो, तो उसके लिए बड़ी खुशी की बात है। नीलम जो अहमद अली की बेटी है, शरारत आमेज लहजे में, मगर कराची के आगे तो समंदर शुरू हो जाता है अबू, यानी आप कैसे आगे जाएंगे, आगे तो समंदर है, ठीक है, कराची का प्लेस आइए। सलमा जो अहमद अली की बीवी है, मोहब्बत से बहुत बदतमीज होती जा रही है। अख्तर जी बिल्कुल, अख्तर जो फकीर हुसैन का बेटा है और वो कहीं ना कहीं वो भी पसंद कर रहा है सलमा को, वो उसकी तारीफ करता है। नीलम आप मत बोला करें बीच में। अहमद अली क्यों नहीं बोलेगा ये, बल्कि हम तो ऐसा इंतजाम कर रहे हैं कि तुम इसके सामने बोल ही ना सको। क्यों सलमा? सलमा से पूछ रहा है, और अगर सलमा कह रही है कि ये फिर भी बाज नहीं आएगी। तो आप देखिए, जिस तरह एक घर में होता है खुशगपियों का माहौल, तो आपस में इस तरह से खुशगपियां की जा रही हैं। अहमद अली क्यों, मां से कुछ इनहेरिट नहीं किया इसने? अब इनहेरिट होता है यानी जो वरासत में जायदाद जागीर मिलती है, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं, विरसा कह रहे हैं। सलमा क्या, वो समझी नहीं। अहमद अली मेरा मतलब है मां से कुछ सीखा नहीं इसने। सलमा अच्छा, गोया अब उसको बात समझ आ गई। तो यह सिर्फ इन डायलॉग्स डालने का मतलब ये है कि घर में वो बताना चाह रहे हैं राइटर कि एक खुशगवार माहौल है और सब आपस में खुशगपियां कर रहे हैं, इससे ज्यादा इसका कोई कंसर्न नहीं। फकीर हुसैन कहते हैं क्यों तुम दोनों मेरी बेटी के पीछे पड़ गए हो, इधर आओ बेटी, मेरे पास आओ। नीलम हैरत से सबकी तरफ देखती है, एकदम उनका मतलब समझकर शर्मा जाती है, अंदर की तरफ भाग जाती है। सब हंस पड़ते हैं क्योंकि जो फकीर हुसैन का बेटा अख्तर है वो उस लड़की में दिलचस्पी ले रहा है, तो वो इस बात को समझ जाते हैं। अहमद अली बोलते हैं इस मौके पे, मेरा ख्याल है भाई फकीर हुसैन, अब जब कि अल्लाह ने हम सब पर मेहरबानी कर दी है तो मैं तुमसे कुछ मांग ही लूं, क्योंकि घर में एक अच्छा एक माहौल बना हुआ है। फकीर हुसैन मुस्कुराते हुए, जो मांगना है सीधी तरह मांगना, चकमा न देना पहले की तरह। वो पहले जो जायदाद का तनाज़ा था उस तरफ इशारा कर रहे हैं। अहमद अली नहीं, फकीर हुसैन, अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं खैर छोड़ो उसे। सादिया बेटा जरा यहां आना। सादिया चौंक कर
उसकी तरफ देखती है। तुम भी आओ खालिद बेटा, यानी अहमद अली अपने बेटे खालिद को बुला रहा है और साथ ही फकीर हुसैन की बेटी सादिया को भी बुला रहा है। खालिद जी उठकर उसके पास जा बैठते, यानी बेटा बाप के पास आ बैठा है। यहां आओ बेटी मेरे पास। और अब अहमद अली फकीर हुसैन की बेटी को बुला रहा है। सईदा, मैं यही ठीक हूं चचा जान। चचा जान, आप यानी पता लग रहा है कि आपस में कजन है अहमद अली और फकीर हुसैन। अहमद अली, अरे नहीं भाई, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें यहां क्यों बुला, क्यों फकीर हुसैन? फकीर हुसैन को इन्वॉल्व करे क्योंकि फकीर हुसैन को पता है सारी बात का कि ये रिश्ता मांग रहा है मेरी बेटी का, और फकीर हुसैन भी रजामंद है क्योंकि वो खालिद और सईदा भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। फकीर हुसैन जी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है। फकीर हुसैन पहले मुस्कुराता है, फिर गौर से सईदा की तरफ देखता है। इस तरह का ना फेस रीडिंग करना। फकीर हुसैन समझने की कोशिश कर रहा है कि जब अहमद अली सईदा को बुला रहा है तो सईदा क्यों नहीं जा रही। तो फिर आखिर पूछते हैं बेटी से, क्या बात है सईदा बेटी? सईदा अटकते हुए, जब ना हम कुछ शर्मा रहे हो, लिहाज हो, तो अटक अटक के बात करते हैं। अटकते हुए, अबू चचा जान मुझे जिस लिए अपने पास बुला रहे हैं मैं वो नहीं कर सकती। यानी सईदा को भी पता है कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। वो दरअसल अपने बेटे के लिए रिश्ता मांग। सलमा हैरत से, सलमा कौन? अहमद अली की बीवी। मगर बेटी खालिद और तुम तो आगे जगह लाइंस, यानी मतलब यह है कि वो कहना चाह रही है तुम तो किसी को पसंद करते हो। दरमियान में अहमद अली बात को टोक देता है, हाँ बेटी तुम दोनों तो। अब इससे पहले कि अहमद अली की बात मुकम्मल होती, सईदा खुद बोल पड़ती है। कहती है उस वक्त और बात थी चचा जान, उस वक्त और बात थी। इसका क्या मतलब है? यानी पहले वो खालिद को पसंद करती थी, खालिद से शादी करना चाहती थी, अब हालात बदल गए। ठीक है ना, उस वक्त और बात थी, इसका मतलब है अब हालात बदल चुके हैं। मैं दरअसल ज़ाहिर एक लड़की है, हमारा मशरकी कल्चर है तो लड़कियां शर्मा कर ही बात करती हैं। फकीर हुसैन हैरत से अपनी बेटी को देखता है। खालिद को तो तुम पसंद करती हो बेटी? सईदा, खालिद बहुत अच्छे हैं अबू, बहुत अच्छे, मगर आप कहा करते हैं ना कि वो किसी दूसरे के लिए कुछ करना हो तो अपने आप को मारना पड़ता है, अपने अंदर से, अपने हिस्से से कुछ काट कर उसे देना पड़ता है। यानी इसको आप सिंपल आप कहें कि कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। सीधा मैंने भी यही सोचा अबू, यानी अपने बाप की बात बाप को कह के फिर अपनी राय दे रही है। मैंने भी यही सोचा अबू, हम सबके पास सब कुछ है, आराम, सुकून, तवज्जो, खुशी, मोहब्बत, लेकिन एक शख्स ऐसा है अबू जिसके पास इनमें से एक चीज भी नहीं, यानी ना आराम, ना सुकून, ना तवज्जो, ना खुशी, ना मोहब्बत, बिल्कुल अकेला है। फकीर हुसैन हैरत से, इसकी बात कर रही हो बेटी? अख्तर चंद लम्हे सईदा को तजब्जुब में देखता है, यानी हैरानगी से देखता है और एकदम आगे बढ़ के कहता है रफीक, यानी अख्तर समझ जाता है जो सईदा का भाई है कि ये रफीक की बात, तुम रफीक की बात कर रही हो ना। सईदा अस्बात में सर हिलाती है, मगर सईदा रफीक वो रुक जाता है क्योंकि वो भी जानता है कि वो तो जेल जा रहा है, बल्कि जा चुका है। सईदा अपने भाई से मुखातिब है, तुम तो उसे जानते हो अख्तर, हम सबसे ज्यादा जानते हो क्योंकि वो उसका दोस्त है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, शक्ल से गवार लगता है, उसका माजी दागदार है, मगर ये सब कुछ उसकी अपनी मर्जी से नहीं हुआ। बाज़ औक़ात हालात हम ऐसी जगह पे ले जाते हैं। इतनी अजियत और तकलीफ देखने के बावजूद अगर किसी आदमी के अंदर का इंसान जिंदा है तो उसकी मदद करनी चाहिए, अख्तर हिफाजत करनी चाहिए उसकी। अख्तर हाँ ये तो ठीक है, यानी अख्तर अपनी बहन सईदा की राय की तायद करता है कि उसने बड़ी कुर्बानी दी, जराइम की दुनिया को छोड़कर अब अच्छा शहरी बनना चाहता है,
हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। अहमद अली नहीं जानता सूरत हाल को, तो अहमद अली पूछता है कौन है ये रफीक? आबिद जवाब देते हैं डैडी वही है जिसने मुझे सरदार जहांगीर की कैद से निकाला। सरदार जहांगीर जो बुरा इंसान था और रफीक दरअसल उसी के साथ काम करता था, तो रफीक ने उसकी कैद से निकाला। यानी बुरे आदमी के साथ वो अटैच तो था लेकिन दिल का बुरा नहीं था। सलमा क्या करता है? सलमा इंक्वायरी कर रही है अहमद अली की बीवी। आबिद बोलता है मगर सईदा वो अख्तर बता रहा था इज अंडर अरेस्ट, यानी उसने गिरफ्तारी दे दी है, वो तो गिरफ्तार है। सईदा इस बात में सर हिलाते हैं कि वाकई ही वो उस वक्त गिरफ्तार है। तो मेरा मतलब है, यानी आबिद अली पूछना चाह रहे हैं कि गिरफ्तार है तुम उसके साथ शादी कैसे कर सकते हैं? वो अच्छा है या बुरा है? वो तो अब इस वक्त हवालात में है, कैद में है। सीधा कहती है किसी और को हो ना हो, हमें तो पता है आबिद कि उसने जो कुछ किया क्यों किया, वो भी हालात से मजबूर था। यानी कहते हैं वो भी इस्तेमाल हुआ था जहांगीर के हाथों। जहांगीर एक जिम्मेदार था, उसके हाथों वो इस्तेमाल हुआ था और अब जहांगीर भी मर चुका। अगर एक गुनाहगार तौबा कर ले, कुफारा अदा कर दे, कफारा क्या होता है? उसकी सजा भुगतना। तो उसने खुद ही, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, उसने खुद गिरफ्तारी की थी, यानी कफारा भी हो गया। तो अब वो सईदा के दिल में खर्च कर चुका। अगर एक गुनाहगार तौबा कर ले, कफारा अदा कर दे, अपने जुर्मों का सजा भुगत ले, अपने गलत की, तो क्या इसके बाद भी मुआशरा उसे कबूल ना करे? यानी उसका हक बनता है कि मुआशरा उसको कबूल कर ले। अहमद अली आर्गुमेंट कर रहा है क्यों नहीं करे बेटी, मगर उसके लिए तुम क्यों? ठीक है वो अगर अच्छा है तो मुआशरे को कबूल करना चाहिए, लेकिन उसके साथ तुम क्यों शादी करो? मतलब कोई भी तो कर सकता है ना, तुम ही क्यों? तो जानना चाहता है कि तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है। सीधा जवाब देती है इसलिए चचा जान कि इस तस्वीर का ये रूप सिर्फ हम लोगों ने देखा। अगर हम उसे माफ नहीं कर सकते तो बाकी दुनिया कैसे करे? फकीर हुसैन की तरफ देखती है, यानी अपने बाप की तरफ। मैंने ठीक कहा ना अबू? यानी अब अपने बाप की राय लेना चाह रही है। फकीर हुसैन तुमने बहुत अच्छा सोचा है बेटी, लेकिन अगर तुमने उसे सहारा देने का फैसला कर ही लिया है तो उससे कभी ये एहसास न होने देना कि तुमने उस पर रहम खाकर उसे कबूल किया है। एहसान के इजहार से उसकी बरकत जायल हो जाती है बेटी। सईदा मुझे एहसास है अबू, ऐसा कभी नहीं। वो रोते हुए बाप के सीने से लगती है। मुझे शायद ये बात इस तरह नहीं करनी चाहिए थी अबू, मुझे माफ कर दीजिए। हमारी मशरक़ी तहजीब है कि बेटियां ऐसी शादी की बात खुद नहीं करती, लेकिन माहौल हालात वाक़यात ऐसे थे कि उसने खुद। तो ये आपने ड्रामा दहलीज का सीन नंबर 15 देखा। मैंने कोशिश की है कि आपको साथ साथ वजाहत करता रहूं। उम्मीद है आपको ड्रामा सारा समझ आ गया होगा। जब स्टूडेंट्स खुद पढ़ते हैं पहली दफ़ा तो ये किरदार समझ नहीं आते, तो मैंने कोशिश की कि किरदारों को एक्सप्लेन कर। एंड पर हम ड्रामे का जरा खुलासा देख लेते हैं। स्टूडेंट कहते हैं खुलासा जरूर कराया करें। खुलासा आप जानते हैं 10 नंबर का होता है, 1 नंबर मुसन्नफ के नाम का, 9 नंबर का खुलासा। आपने टोटल सबक का 1/3 करना होता है, यानी जितना टोटल सबक होता है खुलासे में आपने उसको तीसरे हिस्से में बयान करना होता है। तो आप ये देखिए, अगर मैं इसको आपको वजाहत करूं, ये ड्रामा 2000, यानी अगर आपके अल्फाज गिनते हैं तो तकरीबन 2000 अल्फाज हैं, तो 1/3 इसका तकरीबन बनता है 600-650। तो मैंने कोशिश की कि 1/3 में ही खुलासा। तो मैं रीड आउट कर देता हूं, बाकी आपके सामने है कंटेंट। मुसन्नफ का नाम अलग से लिखेंगे क्योंकि इसका एक नंबर अलग होता है। तो मुसन्नफ ड्रामा निगार का नाम अमजद इस्लाम। अमजद, इस ड्रामे के तारुफ में बताया गया है कि ड्रामा अहमद अली और फकीर हुसैन के 2 खानदानों के गिर्द घूमता है। अहमद अली एक लालची और खुदगर्ज कारोबारी शख्सियत है जो शहर में एक नया प्लाजा तामीर करना चाहता है और उसके लिए वो अपने रिश्ते के भाई फकीर हुसैन की आबाई जमीन भी प्लाजे में शामिल करना चाहता है, मगर वो किसी तौर पर भी बेचने पर रजामंद नहीं होता। अहमद अली के बीमार होने पर फकीर हुसैन उसकी तीमारदारी करता है, जिससे दोनों खानदानों के दरमियान रंजिशें खत्म हो जाती हैं।
अहमद अली अपने बड़े बेटे खालिद के लिए फकीर हुसैन की बेटी सईदा का रिश्ता मांगता है, मगर सईदा रफीक के बातनी किरदार से मुतासिर होकर उसके साथ शादी का फैसला कर लेती है, यानी रफीक के साथ। निसाबी सबक में ड्रामे का सीन नंबर 14 और सीन नंबर 15 शामिल है। तो इसी तरह से आप खुलासे को लेकर चलेंगे इकट्ठा, क्योंकि जरा अलग अलग नहीं होता। सीन नंबर 14 का आगाज में रफीक के डेरे से होता है। अब देखिए मैंने इसको जरा हाईलाइट कर दिया, आप भी हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि पता चलता रहे कि अब सीन नंबर 14 या 15 होता है। तो सीन नंबर 14 का आगाज रफीक के डेरे से होता है, जब फकीर हुसैन का बेटा अख्तर और बेटी सईदा रफीक से मिलने आते हैं और उसे खुशी से बताते हैं कि सरदार जहांगीर जलकर मर गया, जो जमीनों का नाजायज इस्तेमाल करता था और जराइम छोड़ने से पहले रफीक उसी के साथ काम करता। सईदा रफीक में मस्बत तब्दीलियों की वजह से उसको पसंद करने लगती है और उसे घर आने और अब्बू से मिलने की दावत देती है, मगर रफीक आजुर्दगी से कहता है कि अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह जरूर हासिल होगा। इस पर मुलाजिम सलामत इंकशाफ करता है कि रफीक ने गिरफ्तारी देने का फैसला कर लिया है, जिस पर दोनों हैरत ज़दा हो जाते हैं। सलामत उन दोनों से दरखास्त करता है कि वो रफीक को समझाएं कि वो अपनी गिरफ्तारी देने का फैसला बदल लें, मगर रफीक इनकार करते हुए कहता है कि शरीफ आदमी बनने के लिए मुझे वो सारे बोझ अपनी गर्दन से उतारने होंगे जो मैंने इन 12 सालों में जमा किया। रफीक खुद को कानून के हवाले करने के लिए जाने लगता है, तो सलामत भी वफादारी निभाते हुए उसके साथ गिरफ्तारी देने का फैसला करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सीन नंबर 14 खत्म होता है। तो आप खुलासे में ऐसे ही लगातार ही चलाएंगे, लेकिन जरा इसको हाईलाइट कर देंगे इस लफ्ज को, सीन नंबर 15 को। तो सीन नंबर 15 का आगाज अहमद अली के घर से होता है, जहां अहमद अली और फकीर हुसैन के घर के तमाम अफराद जमा है। अहमद अली की सेहतयाबी पर घर में एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। अहमद अली अपने बेटे खालिद और फकीर हुसैन की बेटी सादिया को अपने पास बिठाने के लिए बुलाता है ताकि उनके रिश्ते की बात की जा सके, मगर सईदा बात को समझते हुए पास बैठने से इनकार कर देते। फकीर हुसैन सादिया की तरफ सवालिया नजरों से देखता है, तो वो कहती है कि खालिद बहुत अच्छे हैं, मगर अबू जान आप ही कहा करते हैं कि किसी दूसरे के लिए कुछ करना हो तो अपने आप को मारना पड़ता है। मैंने भी अपने आप को मारते हुए फैसला किया है कि ऐसे शख्स का साथ दिया जाए जो बिल्कुल तन्हा है। अख्तर सईदा की बात को समझते हुए पूछता है, तुम रफीक की बात कर रही हो? तो वो अस्बात में सर हिला देती है, कहती है कि इतनी अजियत और तकलीफ देखने के बावजूद अगर किसी आदमी के अंदर का इंसान जिंदा है तो उसकी मदद करनी चाहिए। अहमद अली सईदा से पूछता है, इसके लिए सिर्फ तुम ही क्यों? तो सईदा जवाब देती है कि इस तस्वीर का ये रुख सिर्फ हम लोगों ने देखा है, अगर हम उसे माफ करके कबूल नहीं करेंगे तो फिर बाकी दुनिया उसे कैसे कबूल? फकीर हुसैन बेटी के फैसले की तायद करते हुए उसे नसीहत करता है कि तुमने उसे सहारा देने का फैसला कर ही लिया है, तो उसे कभी ये एहसास ना होने देना कि तुमने उस पर रहम खाकर कबूल किया है। तो सईदा तावीज़ में सर हिला देती है और रोते हुए बाप के सीने से लग जाती है और कहती है, मुझे शायद ये बात इस तरह से नहीं करनी चाहिए थी, अबू मुझे माफ कर दे। डियर स्टूडेंट्स, ये आपने खुलासा देखा। उम्मीद है आपको ड्रामे के किरदार और ड्रामे का असल मकसद समझ आ गया होगा, और इम्तिहान में कोई भी सवाल आए तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे। इसके साथ ये लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल होता है। ये बेटा आपका अपना चैनल है, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाई जाती हैं। आपका इखलाकी फ़र्ज भी है और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि इस चैनल को आगे से आगे शेयर किया कीजिए, इन वीडियोस को,
ताकि इल्म की रोशनी बढ़ती रहे, चिराग से चिराग जलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।